नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आइए सबसे पहले देख लेते हैं चुनावी खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ के बस्तर से प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली, बीजेपी नेताओं ने किया जोरदार स्वागत, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जनसभा में बोले प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी ने कांग्रेस की लूट का लाइसेंस कैंसिल किया, ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की बात कर रहे हैं। बस्तर में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा मोदी के लिए मेरा देश ही मेरा परिवार, देशवासी ही मोदी का रक्षा कवच। अयोध्या पर बोले पीएम मोदी, अयोध्या में अब रामलला टेंट में नहीं है, कांग्रेस ने राम मंदिर का न्योता ठुकराया। पीएम मोदी ने चरणदास महंत के बयान पर निशाना साधा, कहा लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की बात कह रहे हैं, लेकिन देशवासी ही मोदी का रक्षा कवच। मध्य प्रदेश के मंडला से राहुल गांधी का चुनावी शंखनाद, सिवनी के धनौरा में की जनसभा, कांग्रेस प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम के लिए किया प्रचार। केरल स्टूडेंट सुसाइड केस सीबीआई के हवाले, वेटरनरी स्टूडेंट को 29 घंटे तक किया गया प्रताड़ित, 20 लोगों पर केस दर्ज। बंगाल के मेदिनीपुर में एनआईए टीम पर एफआईआर, गिरफ्तार टीएमसी नेता की पत्नी से मारपीट बदतमीजी का आरोप, लोगों ने अफसरों पर किया था हमला। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर ठीकराफोड़ महबूबा ने कश्मीर की तीनों सीटों से उतारे प्रत्याशी, खुद अनंतनाग से लड़ेंगी चुनाव, कहा मैं एक योद्धा हूं। राजगढ़ में मुख्यमंत्री मोहन यादव के दिखे तल्ख तेवर, कहा औकात दिखाने वाले कलेक्टर पर की तुरंत कार्रवाई, नामांतरण करवाना हो तो पहले कलेक्टर के बाप बन जाते थे पटवारी। गौशाला सर्वे का आज 18वां दिन, एएसआई सर्वेक्षण का तेजी से चल रहा काम, अलग अलग बिंदुओं पर टीम आज कर रही है जांच। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि हम सभी 11 सीटें जीतने के लिए काम कर रहे हैं, बस्तर भी जीतेंगे। स्थापना दिवस पर बीजेपी ने बनाए रिकॉर्ड, एक दिन में 47,179 बूथ पर 2,82,042 नए लोग बीजेपी में शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बड़ा दावा, आंकड़ा पहुंचेगा 4,50,000। छत्तीसगढ़ में झीरम घाटी पर लोकसभा प्रभारी नितिन नवीन के पूछे सवाल पर दीपक बैज का पलटवार, झीरम घटना शुरुआत से एनआईए जांच कर रही थी, जब हमारी सरकार जांच कर रही थी, एनआईए ने पूरा सबूत नहीं दिया। राहुल गांधी की सभा में बीजेपी प्रत्याशी की तस्वीर लगने पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कसा तंज, चुनाव को लेकर कांग्रेस गंभीर नहीं, बीजेपी प्रत्याशी की तस्वीर लगने के बाद अब कांग्रेस के नेता उसे कागज से छिपा रहे। ग्वालियर में कांग्रेस उम्मीदवार के नाम पर ऐलान के बाद पार्टी में बढ़ गई है अंदरूनी कलह। कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा की नाराजगी के बाद आनन फानन में कांग्रेस दफ्तर में बुलाई गई बैठक। जीतू पटवारी के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का पलटवार, इंडिया गठबंधन को ठगबंधन करार दिया, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी का फॉर्म कैंसिल होने कांग्रेस और एसपी के आपसी विवाद का नतीजा। जबलपुर के बाद प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को एमपी दौरे पर फिर आएंगे, पीएम बालाघाट में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 48 घंटे में पीएम मोदी का एमपी का दूसरा दौरा। तो ये वक्त है लोकतंत्र के पर्व का, यानी लोकसभा चुनाव का। रैलियों का दौर शुरू हो चुका है, कहीं जुमलेबाजी तो कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। विस्तार न्यूज आपको बताएगा कि कहां लाउड स्पीकर पर नेताओं के बोल से हलचल हुई और कहां लाउड स्पीकर पर बोलना नेताओं को भारी पड़ गया। तो आज लाउड स्पीकर में सबसे पहले बात होगी दो बड़ी खबरों की। आज सोमवार का दिन सियासत के लिए सुपर मंडे साबित हुआ। दो बड़े नेताओं ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरजमी पर कदम रखे।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर पहुंचे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश सिवनी जिले के धनौरा पहुंचे हुए थे। दोनों ने अपने अपने प्रत्याशियों के लिए यहां पर चुनाव प्रचार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर हुंकार भरी बस्तर में, कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। वहीं राहुल गांधी के भी तेवर तल्ख नजर आए सिवनी में। उन्होंने केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तो लगातार हम देख रहे हैं बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के दौरे अब शुरू हो चुके हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी की अब आपको 10 बड़ी बातें बताते हैं। पहली बात, बीजेपी की पहली प्राथमिकता गरीबों की चिंता है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा, गरीबों को जिन्होंने लूटा उनको सजा मिलनी चाहिए, यह भी कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री मोदी आगे कहते हैं, मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं, मोदी डरने वाला नहीं है। चरणदास महंत के बयान पर पलटवार था। उन्होंने आगे कहा, उनकी दुकान बंद हो गई है तो मोदी को गाली देंगे, मेरी रक्षा देशवासी करेंगे, देशवासी ही मेरा रक्षा कवच है, ये बात कही। कांग्रेस सरकार होती तो 28 लाख करोड़ रुपए लूट लेती, मोदी ने लूट का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। दिल्ली से भेजा पैसा 34 लाख करोड़ रुपए सीधे जनता के खाते में पहुंचे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है, ये बात भी कही पीएम मोदी ने। कांग्रेस कार्यालय में भ्रष्टाचार देश की पहचान बन गया, ये बात भी कही। जब तक गरीब की चिंता दूर नहीं करूंगा चैन से नहीं बैठूंगा, ये बड़ी बात भी कही पीएम मोदी ने। मुफ्त टीका लगवाया, मुफ्त राशन की दुकानें खुलवाई, आगे भी मुफ्त राशन की योजना जारी रहेगी। ये बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कही हैं। अब आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री ने बस्तर में क्या कुछ कहा और फिर इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आज होकर ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा रख करके चलता है। मोदी ने कांग्रेस की लूट का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया है। और मोदी ये लाइसेंस इसलिए कैंसिल कर पाया क्योंकि आपने मोदी को लाइसेंस दिया था। गरीब की हर चिंता दूर नहीं करूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आज सरकार के इन प्रयासों का ही नतीजा है कि देश में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। आंकड़ा याद रखिए, 34 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजे हैं। तो इसी पर चर्चा करेंगे। सीधे हम जगदलपुर का रुख कर देते हैं। सहयोगी रसिका पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। रसिका, बीजेपी लगातार कहती है कि वो गरीबों की पार्टी है और ये बात प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में नजर आई, क्योंकि गरीबों को लेकर बहुत बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कही थी। रसिका, बिल्कुल सुमित, छोटे आमाबाल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा और कई मायने, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती आई है कि हम गरीबों की पार्टी हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि उनका पूरा फोकस है कि गरीबों का वो कल्याण कर सके और साथ ही महिलाओं पर भी वो फोकस नजर आ रहे थे। राम मंदिर का मुद्दा गूंजा तो कई मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी अपने मास्टर स्ट्रोक प्लान के साथ नजर आ रही थी। तो दूसरी तरफ चरणदास महंत का वो बयान, जिसको लेकर लगातार विस्तार न्यूज भी चर्चा कर रहा था, जो विषय चर्चा में बना हुआ था, छत्तीसगढ़ की राजनीति में विषय गर्व भी था। इसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मुझे कौन बचाएगा, मुझे जनता बचाएगी, मुझे आप लोग बचाएंगे। और जिस तरीके से मोदी मैं आज बस्तर नजर आ रहा था, मोदी की लोकप्रियता देखती बन रही थी, इससे कहीं ना कहीं ये स्थिति तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज पहुंचे
तो बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में लोग इस वक्त मौजूद रहे। अनमोल तिवारी लगातार लोगों से बातचीत कर रहे थे। सुमित, मैं उनसे भी बात करूंगी, क्योंकि जिस वक्त हम सभा में अंदर मौजूद थे तो अनमोल लोगों का बाहर रिएक्शन ले रहे थे। अनमोल, कैसा रिएक्शन आपको लोगों का मिल रहा था? देखिए रसिका, हम लोग सुबह से इस इवेंट को कवर कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी आज आ रहे थे। मैं देख रहा था कि बस्तर के दूरस्थ अंचल, जो मतलब यहाँ से लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ से लोग आए हुए थे। ट्रैक्टर में बैठकर आ रहे थे, ट्रक में बैठकर आ रहे थे, बस में बैठकर आ रहे थे। और यहाँ पास ही में एक नदी था, वो मैं नदी में था, मैं देख रहा था कि वहाँ रेत थी और तपतपाती धूप थी, उसमें वो चल रहे हैं और चप्पल उनके पैरों में नहीं है। तो ये जुनून जो था उनके लिए, ये जो प्यार था, ये में जुनून तो देखने को मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो प्लानिंग थी और ये सभा का आयोजन इसी गांव में होना, क्या संकेत। जैसे कि वो बलीराम कश्यप का जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे, उनको अपना वो राजनीतिक गुरु मानते हैं। उन्होंने कहा कि ये धरती मेरे लिए इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि बलीराम कश्यप यहाँ से आते हैं, ये उनकी जन्मभूमि है। बिल्कुल रसिका, क्योंकि बलीराम कश्यप एक बहुत बड़े चेहरे थे इस क्षेत्र से। उनके बेटे केदार कश्यप अभी जो है प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वन मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो इस क्षेत्र में जो है उनका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश थी कि उनके गांव में आया जाए, एक सम्मान के रूप में अपने आप को पेश किया जाए और लोगों में एक संदेश जाए कि प्रधानमंत्री जो है गाँव गाँव तक पहुँचते हैं। क्योंकि आपको पता है रसिका, बीजेपी का कोई भी अभियान जो होता है वो रसिका, जो भीड़, जो जन सैलाब जगदलपुर में आज नजर आया है, वो बता रहा था, वो कह रहा था, वो जन सैलाब रसिका कह रहा था कि जो भीड़ है वो ट्रकों में भरकर, बसों में भरकर बीजेपी के द्वारा बुलाई गई नहीं थी। आदिवासियों का भी जिक्र हुआ, महिलाओं का भी जिक्र हुआ, मोदी की गारंटी का भी जिक्र हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर भी फोकस किया कि विपक्ष चाहे जो भी कहता रहे, भ्रष्टाचारी तो जेल के अंदर जाएंगे और ये भी मोदी की गारंटी है। अब मोदी की कौन कौन सी गारंटी पर जनता विश्वास जताती है तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज ये सभा आमाबाल में होना कई संकेत इसलिए भी देते हैं। देखिए, ये रायपुर से जगदलपुर रोड में पड़ता है, भानपुरी गांव के पास। तो कांकेर के ऑडियंस, ठीक है रसिका, मैं लौटूंगा, रसिका मैं लौटूंगा आपके पास। रसिका मैं लौटता हूं, रोकना चाहूंगा आपको। बड़ी खबर आ रही है, रायपुर में लगी आग पर बड़ा अपडेट यह है कि गुड़ियारी यार्ड अग्निकांड का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आ गया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। बड़ी खबर रायपुर से। रायपुर में लगी आग पर बड़ा अपडेट है ये। गुड़ियारी यार्ड अग्निकांड का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आ चुका है। शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी थी। बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई। घास को काटने के बाद वहीं छोड़ दिया गया था। ये देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें विस्तार न्यूज पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव ये वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ हमारी टीवी स्क्रीन पर ही मिलेगा। विस्तार न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसकी वजह से वो आग भड़की थी। आग का तांडव देखा था रायपुर वासियों ने पूरे छत्तीसगढ़ में। गुड़ियारी यार्ड अग्निकांड का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आ चुका है। शॉर्ट सर्किट की वजह से वहां पर आग लग गई थी। बिजली विभाग की यह बड़ी लापरवाही सामने आ चुकी है। घास को काटकर वहीं पर छोड़ दिया गया। घास सूख जाती है, शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट की वजह से चिंगारियां निकलती हैं। चिंगारियों से उस घास में आग लगती है और धीरे धीरे आग बढ़ती चली जाती है। गर्मी का मौसम है, जी हां, चिंगारी गिरने की वजह से आग लगी। घास वहां पर काट कर वहीं पर छोड़ दिया गया था। यह बड़ी लापरवाही। घास को वहां पर काट कर नहीं छोड़ना चाहिए था, कहीं अलग कचरे में दूर फेंकना चाहिए था। शॉर्ट सर्किट होता है, सूखी घास आग पकड़ लेती है और ये आग धीरे धीरे फैल जाती है, विकराल रूप ले लेती है। विस्तार न्यूज पर एक्सक्लूसिव वीडियो, विस्तार न्यूज पर ही ये वीडियो आप देखेंगे। ये वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं। इस पूरी घटना पर सबसे पहले अपडेट हम ही आपको दे रहे हैं। जब आग लगी थी तब भी अपडेट दिया, पल पल की अपडेट सबसे पहले विस्तार न्यूज ने आपको दी। और जब वीडियो, उस घटना का वीडियो सामने आ चुका है, पहली बार विस्तार न्यूज पर ही आप उस वीडियो को देख रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, किस तरीके से चिंगारी निकलती है, उसके बाद सूखी घास में आग लग जाती है, आग धीरे धीरे फैल जाती है
और आग फिर धीरे धीरे विकराल रूप ले लेती है, प्रचंड रूप ले लेती है। बहुत बड़ी लापरवाही बिजली विभाग की सामने आई। रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोहित का ही रुख कर लेते हैं। रोहित, बहुत बड़ी लापरवाही हम कहेंगे बिजली विभाग की। और जो वीडियो दर्शक देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर, सबसे पहले हम दर्शकों को वीडियो दिखा रहे हैं, पल पल का अपडेट इस अग्निकांड पर। और सबसे पहले जब वीडियो आया विस्तार न्यूज पर ही दर्शक देख रहे हैं। जो वीडियो हम देख रहे हैं, रोहित, जिस तरीके से सूखी घास को वहीं पर छोड़ दिया गया, शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग गई, भड़क गई। बड़ी लापरवाही बिजली विभाग की। बिल्कुल, देखिए, जिस दिन आग लगी थी उस दिन भी हमने सबसे पहले जाकर वहां पर दिखाया था कि असल में वहां पे स्थिति क्या थी। और आज ये बताने जा रहे हैं, सबसे पहले बता रहे हैं कि आखिर आग लगने की वजह क्या रही। वजह ये थी कि विभाग ने वहां पर साफ सफाई के नाम पर घास तो काट दी, लेकिन वहां से घास हटाना ही भूल गए। वजह यह रही कि वहां पर सरकारी सिस्टम ने ध्यान नहीं दिया। वजह यह थी कि जब आपको मालूम है कि वहां पे शॉर्ट सर्किट की स्थिति गर्मी के दिनों पर अमूमन तौर पर बनती है, तो वहां से घास क्यों नहीं हटाई गई। अगर ये घास हटा ली गई होती तो सरकारी सिस्टम को करोड़ों रुपए बच जाते। अगर ये घास हटा ली जाती तो जो सरकारी सिस्टम है वो सही से आगे काम कर पाता। और लगभग 4000 ट्रांसफार्मर, जिससे सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं आसपास के प्रदेशों तक में वो जो ट्रांसफार्मर है वो जाते, लोगों के घर में रोशनी होती, लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होती और तमाम सिस्टम दुरुस्त रहता। अगर समय रहते उस घास को हटा लिया जाता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती और जगह जगह से वो जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो न मंगानी पड़ती। अगर समय रहते वो घास को हटा लिया जाता तो इस तरह का विकराल रूप और आग का तांडव राजधानी वासी नहीं देखते। तो लापरवाही कहेंगे, और लापरवाही इस कदर कि अगर आप घास काट रहे हैं और आपको मालूम है कि गर्मी के दिनों पर एक चिंगारी भयावह आग का रूप ले सकती है, तो उसे हटाने से पहले जो जिम्मेदार है वो क्यों नहीं सोचे। उस पर घास की कटिंग की गई, चलिए मान लेते हैं घास की कटिंग 2 दिन पहले की गई होगी, 1 दिन पहले की गई होगी, तो क्या उसकी हटाने की जिम्मेदारी जिम्मेदारों की नहीं बनती। और जब वो घास पूरी तरीके से सूख गई उसके बाद एक चिंगारी गिरती है और सरकारी सिस्टम के करोड़ों रुपए खाक में मिल जाते हैं और आग का तांडव राजधानी वासी देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक आग लगने के लिए एक चिंगारी काफी होती है, इसका उदाहरण है ये वीडियो। रोहित में लौटूंगा, दर्शकों को एक बार फिर से वीडियो दिखा देते हैं, एक्सक्लूसिव वीडियो सिर्फ विस्तार न्यूज पर ही। ये वीडियो कहीं नहीं देखेंगे आप, सिर्फ देखेंगे विस्तार न्यूज की टीवी स्क्रीन पर, हमारी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले विस्तार न्यूज आपको वो वजह बता रहा है, वो बड़ी वजह बता रहा है कि आखिर जो अग्निकांड उस दिन हुआ था वो हुआ क्यों, लापरवाही किसकी थी, कैसे हुआ। तो वजह हम आपको बता दें, बड़ी लापरवाही बिजली विभाग की। बिजली विभाग घास कटवाता है और कटी हुई घास को वहीं पर छोड़ देता है, कचरे में फेंकने की जगह, बाहर फेंकने की जगह वहीं फेंक देता है। घास सूख जाती है, शॉर्ट सर्किट होता है और चिंगारियां निकलती हैं और चिंगारियों से आग भड़क जाती है, आग लग जाती है घास में। फिर धीरे धीरे आग ने तांडव मचा दिया वहां पर। यही वजह थी, यही वजह है और वजह सबसे पहले विस्तार न्यूज आपको बता रहा है, कोई नहीं बताएगा। ये एक बड़ी वजह सबसे पहले विस्तार न्यूज ने आपके सामने रखी है कि आखिर उस अग्निकांड की वजह क्या थी। रोहित, जांच कमेटी गठित कर दी गई थी, अब लापरवाही सामने आ चुकी है। क्या इस लापरवाही के सामने आने के बाद जो भी जिम्मेदार होंगे उन पर गाज गिरेगी क्या? बिल्कुल, देखिए, उस दिन का मंजर हमें भी याद है और बखूबी राजधानी वासी भी उसे भूले नहीं होंगे, क्योंकि वो मंजर इस तरह था कि लगभग 4 एकड़ की जमीन पे सिर्फ धुआं ही धुआं दिख रहा था। और फायर ब्रिगेड की टीम जब पहुंच रही थी तो गाड़ियां पानी जो है वो खत्म हो जा रहा था, लेकिन उस आग पर काबू नहीं पाया जा पाया था। और ये स्थिति बनी थी कि एक छोटी से जगह से, छोटे से रकबे से निकली आग जो है वो 3.5 एकड़ में फैल जाती है और लगभग 4000 ट्रांसफार्मर उससे जल जाते हैं। तो जिम्मेदारी तो तय होगी। और जिस प्रकार से उस दिन बाद में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कहने के बाद में ये जांच कमेटी जो है वो बनाई गई थी, 6 सदस्यीय ये जांच कमेटी
छुट्टी थी और जांच कमेटी आज जांच करने, कल क्योंकि संडे था, संडे की वजह से आज जांच करने लगभग 10 बजे वहां पहुंच चुकी है और लगातार तमाम चीजों का आकलन किया जा रहा है। नुकसान कितने करोड़ का हुआ इसका आकलन किया जा रहा है और जिम्मेदारों तक के पहुंचने की, आग लगने की जिम्मेदारी किसकी थी, तो उस पर भी जो है वो तफ्तीश की जा रही है। लेकिन उससे पहले विस्तार न्यूज ने बता दिया कि आखिर वो आग कैसे लगी थी और साफ तौर पर इस पे विभाग की लापरवाही जो है वो सामने आ रही है कि जब गर्मी के दिनों पे अधिकांश, और आप आपातकालीन सेवा पे जुड़े लोग हैं, आप बिजली विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, आपको यह मालूम होना चाहिए, यह पता होना चाहिए कि अगर एक चिंगारी करोड़ों रुपए के घरों को खाक कर देती है, एक चिंगारी कई नुकसान पहुंचा देती है, तो एक चिंगारी अगर घास पे गिरेगी तो क्या होगा। इसमें जिम्मेदारी विभाग की थी और विभाग क्या कुछ एक्शन लेता है, क्योंकि 12 तारीख तक का समय दिया गया था, तो शायद हमारे रिपोर्ट के बाद यह भी पता चल जाएगा, विभाग जान जाएगा। होना ही चाहिए क्योंकि एक बहुत बड़ा हादसा टल गया, गनीमत रही, भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कोई जनहानि नहीं हुई, कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन बड़ा हादसा हो सकता था। रोहित, मैं लौटूंगा, दर्शकों को 2 तस्वीरें दिखा देते हैं। अब दर्शकों के सामने 2 तस्वीरें आप देखिए। एक वो तस्वीर है जो वजह है उस अग्निकांड की, जो दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं। एक छोटी सी आग, छोटी सी चिंगारी, जरा सी चिंगारी कैसे विकराल रूप धारण कर लेती है, उदाहरण समझिए और देखिए। आग लगने की वजह थी शॉर्ट सर्किट, घास पड़ी हुई थी, सूखी घास में आग लगती है, धीरे धीरे फिर क्या मंजर बनता है वो दूसरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कितना भयंकर धुएं का काला गुबार, जहरीला धुआं, जो हमने आपको बताया था कि 50,000 से ज्यादा लोगों के लिए वो खतरनाक था। 6,000 से ज्यादा ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गए, करोड़ों का नुकसान हुआ एक चिंगारी से। एक छोटी सी लापरवाही, बहुत छोटी लापरवाही है ये, लेकिन वो छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी साबित हुई वो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। वो मंजर आप देखिए, ये जरा सी आग, छोटी सी आग, घास को काट कर वहीं पर रख दिया गया, जबकि उसे वहां से हटाकर कहीं और फेंकना चाहिए था। ये बड़ी लापरवाही, उदासीनता है ये। क्या सिस्टम की लापरवाही हम कहेंगे, बिल्कुल निश्चित तौर पर। जवाब कौन देगा, जिम्मेदार कौन है, ये अब देखने वाली बात होगी। कार्रवाई क्या होती है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं दूसरी तस्वीर में, कि किस तरीके से आग लगी थी, किस तरह से वो आग भड़की, वो भी आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ विस्तार न्यूज पर, हमारे टीवी स्क्रीन पर। हमारे पास ये वीडियो किसी के पास नहीं मिलेगा, ये वीडियो आपको किसी के पास नहीं मिलेगा, किसी भी टीवी स्क्रीन पर आपको ये वीडियो नहीं मिलेगा। यही वजह है, यही वजह थी वो अग्निकांड की, वही लापरवाही की। रोहित जुड़े हुए हैं हमारे साथ। रोहित, हम देख रहे हैं तस्वीरों में, हमने वो तस्वीरें भी दिखाई मंजर की, जो मंजर बन गया था, भयानक मंजर बना था, विकराल रूप जिस तरीके से आग ने ले लिया था। एक जरा सी लापरवाही है, छोटी सी लापरवाही है, उदासीनता ही हम कहेंगे इसको, कि यार आप घास को वहां पर काट कर छोड़ देते हैं, फेंकना चाहिए आपको वहां पर। आपको पता है गर्मी का मौसम चल रहा है, शॉर्ट सर्किट की घटनाएं लगातार होती रहती हैं सब स्टेशन में, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लापरवाही, कितनी सी लापरवाही से कितनी बड़ी घटना हो गई वहां पर। रोहित, बिल्कुल, देखिए सुमित, ये घटना लापरवाही की है और ये लापरवाही ना की जाती तो शायद ये घटना नहीं घटती। और आने वाले दिनों पे क्या होगा, गर्मी के दिनों पे क्या होगा, इस अग्निकांड के बाद क्या स्थिति बनी है, इस पर भी बात करते हैं सुमित। आने वाले दिनों पर क्या होगा ये आपको बता दूं कि रायपुर में अब कोई भी ट्रांसफार्मर नहीं है। बाई चांस अगर एक ट्रांसफार्मर फेल हो जाता है तो आसपास के जिलों से यहां पर ट्रांसफार्मर मंगाए जाने पड़ेंगे, उसमें लगेगा वक्त, और वक्त लगेगा तो उसमें क्या होगी, लोगों की समस्या बढ़ जाएगी। और गर्मी के दिनों पे अमूमन तौर पर कई ट्रांसफार्मर फेल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति बन जाती है कि जब ट्रांसफार्मर काम करना ही बंद कर देते हैं तो ऐसे में ये डिपो से ही दूसरी जगह ट्रांसफार्मर जाते थे। और इसके अलावा एक और चीज बता दूं कि आसपास के राज्यों में भी, क्योंकि ये एक बड़ा हब था और इसको देखते हुए वहां पर एक फायर स्टेशन का भी निर्माण करवाया गया था, ताकि क्योंकि बड़ा हब होने के कारण आसपास के राज्यों में भी यहां से ट्रांसफार्मर की सप्लाई की जाती थी। लेकिन दूसरा पहलू एक और ये जो वहां पर जो दिखाई दिया था कि अब वहां पर ये सिस्टम जो है वो खराब हो जाएगा, लोगों को अब ट्रांसफार्मर लगाने के लिए कई दिनों का समय लगाना पड़ेगा। इसके अलावा कई और स्थिति जो है
वो बदलते हुए नजर आएगी। इसके अलावा जिस घटना वाले दिन की बात करें, हालांकि प्रशासन सचेत रहा, प्रशासन ने उस पर एक्शन लिया और त्वरित रूप से उस पर कार्रवाई की गई, लेकिन वहां पर कोटा जो है वहां पे एक फायर स्टेशन है और फायर स्टेशन का निर्माण 2018 पे करवा दिया गया था, लेकिन वहां पर ना तो गाड़ियां खड़ी हुई ना इक्विपमेंट खड़ा हुआ। हो सकता था कि अगर शुरू समय रहते उस पर ध्यान दिया होता और फायर स्टेशन से गाड़ियां वहां पर भेज दी गई होती और फायर स्टेशन वो शुरू होता तो आज इस तरह की स्थिति नहीं बनती और वहां पर जो है वो तमाम तरीके से आग पर काबू पा लिया जाता है। एक और पहलू ये है कि जब गाड़ियां वहां पहुंची तो गेट पे ताला लगा हुआ था, संडे का दिन था, छोटे गेट से लोगों को एंट्री मिल रही थी, तो फायर ब्रिगेड की टीम को बाहर से ही फायर अटैक जो है वो फायर फाइट जो है वो करना पड़ा, अंदर नहीं पहुंच पा रहे थे, जिसके कारण भी आग के काबू नहीं पाया गया। तो कुल मिलाकर एक बिजली विभाग की लापरवाही ने शासन प्रशासन के कई करोड़ रुपए जो है वो डुबा दिए और आने वाले समय पर इसका विकराल रूप दिखेगा और जब ट्रांसफार्मर फेल होगा उस समय उस एरिया के लोग जो है वो परेशान हो जाएंगे। कुछ नहीं कर सकते ना फिर, क्योंकि 6000 से ज्यादा ट्रांसफार्मर इस आग में जलकर खाक हो चुके हैं। रोहित देखिए, सब स्टेशन हो या बिजली सब स्टेशन हो या डिवीजन हो, काफी संवेदनशील जगह होती है ये, यहां पर लापरवाही की गुंजाइश होती ही नहीं है। रोहित, यहां पर लापरवाही की गुंजाइश होती ही नहीं है कि आपने इस तरह से लापरवाही करते हुए सूखी घास को वहीं पर छोड़ दिया। यही तो सवाल है ना कि अगर सभी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझें, तो शायद ऐसे हादसे हो ना। रोहित, बिल्कुल, देखिए ये साफ तौर पे लापरवाही है, क्योंकि बिजली विभाग और बिजली का डिपो जहां पर ट्रांसफार्मर रखे होते हैं और ट्रांसफार्मर के अंदर बड़े बड़े ऑयल्स रहते हैं, ऑयल की मात्रा उनमें ज़्यादा रहती है ताकि ट्रांसफार्मर को समय समय पर वहां पे ऑयल दिया जाए और ट्रांसफार्मर सही से वर्किंग करे। और वो ऑयल जो है वो हल्की चिंगारी से भी जल उठता है, क्योंकि उसको ऑयल जो है वो काफ़ी आधा टेम्परेचर पे जो है वो दिखाई देता है। इसके अलावा वहाँ पर 2 बड़े बड़े ऑयल के टैंकर भी रखे गए थे ताकि समय रहते ऑयलिंग किए जाए ट्रांसफार्मर पर, और ऑयलिंग करने के बाद में वहाँ पर ट्रांसफार्मर चेक किए जाए, चेक करने के बाद आगे भेजा जाए। वहां पे मीटर भी बहुत सारे थे, जिस मीटर आम लोगों के घरों पर लगते तो शायद उनके घरों पर बिजली बिल का मात्रा और बड़ी लापरवाही है। वीडियो सामने आ चुका है विस्तार न्यूज पर। सबसे पहले दर्शकों ने वीडियो देख लिया, अब देखने वाली बात होगी क्या एक्शन होगा, किन पर एक्शन होगा। रोहित, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे राहुल गांधी के दौरे से जुड़ी बड़ी खबर की। राहुल गांधी ने सिवनी में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग आदिवासी की जमीन अदानी को देते हैं। उन्होंने पेपर लीक का मामला उठाया, कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद हम सब बंद कर देंगे। पेपर लीक के खिलाफ एक कानून, सख्त से सख्त कार्रवाई, और ये जो प्राइवेट कंपनियों से पेपर करवाए जाते हैं, चेकिंग की जाती है, सरकार बनते ही हम ये सारा का सारा बंद करवा देंगे। बीजेपी क्या करती है, जहां भी इनको मौका मिलता है आदिवासियों की जमीन छीनकर अदानी जी जैसे अरबपतियों के हवाले कर देते हैं। जब आदिवासी युवा पूछता है कि आपने हमारी जमीन ली, हमें आपने रोजगार नहीं दिया, आपने सही कॉम्पनसेशन नहीं दिया, आपने हमारी शिक्षा नहीं करवाई, बीजेपी के लोग आदिवासियों को पकड़ कर जेल में डाल देते हैं। जब राहुल गांधी आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए शेड्यूल पहुंच रहे थे, तब कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए थे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे कांग्रेस पार्टी की फजीहत हो गई। दरअसल मंच पर राहुल गांधी की तस्वीर के साथ कांग्रेस प्रत्याशी फुंदेलाल सिंह मार्को की तस्वीर लगानी थी, लेकिन बीजेपी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो लगा दी, जिसे लेकर अब आम लोग समेत विपक्षी जमकर कांग्रेस का मजाक उड़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस चुनावों को लेकर गंभीर नहीं है।
ये गंभीरता रखे कि कम से कम जिस पार्टी के मंच से उनकी प्रत्याशी का फोटो लगना चाहिए वो उनके फोटो के बजाय भाजपा के प्रत्याशी का लगा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव के पहले ही हार मान ली क्या। मुझे ध्यान में आया मंडला में कि हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी का कांग्रेस के मंच से जहां वो वोट की अपील करेंगे हमारे प्रत्याशी का फोटो लगा रहे हैं, बाद में ध्यान में आता तो बाद में उसको कागजों से दबा रहे हैं। और इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रुख करेंगे जबलपुर का। दुर्गेश साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, राहुल गांधी पहुंचे हुए थे, उनका दौरा चर्चाओं का विषय था और वो पोस्टर भी विषय था चर्चाओं में। लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी के दौरे की बात कर लेते हैं। और राहुल गांधी जब जब जाते हैं, चुनावी सभाओं को संबोधित करते हैं, देश के बड़े बिजनेसमैन की बात ज़रूर करते हैं। यहाँ पर भी कि केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। बिल्कुल सुमित, राहुल गांधी का जैसा भाषण होता है कुछ वैसा ही भाषण यहाँ भी हमें सुनने को मिला। जिस तरीके से उन्होंने महिला, किसानों, बेरोजगारी का मुद्दा यहाँ पर उठाया और उन्होंने सीधे आदिवासियों को साधने की इस मंच से कोशिश की। राहुल गांधी ने अपने उद्बोधन में कहा कि बीजेपी आदिवासियों को आदिवासी नहीं बल्कि वनवासी मानती है, और जब वनवासी मानती है तो फिर उनके हक अधिकार की बात नहीं करती है। उन्होंने पैसा कानून जो मध्य प्रदेश में लागू हुआ उस पर भी निशाना साधा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आदिवासियों को कभी बड़े उच्च पदों पर बैठने का मौका नहीं मिला, कभी मल्टीनेशनल कंपनियों पर बैठने का मौका नहीं मिला, लेकिन अगर कांग्रेस सरकार आती है तो फिर उन्हें वो मौका दिया जाएगा। 1 लाख रुपए हर महीने आदिवासी महिला के खाते में जमा करने की बात कही। बेरोजगारी को दूर करने की बात जब कह रहे थे तो उन्होंने कहा कि देश में 30 लाख से ज़्यादा नौकरियां जो है सरकारी नौकरी के पद खाली हैं और उस पर सरकार कुछ एक्शन नहीं ले रही है। लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सबसे पहला काम वो ये करेंगे कि उन 30 लाख पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ आदिवासियों को लेकर जिस तरीके से लगातार बयानबाजी होती है, जो पेशाब कांड मध्य प्रदेश में हुआ था काफ़ी चर्चित था, काफ़ी विवादित भी रहा, और उस कांड को भी लेकर राहुल गांधी ने आदिवासियों के बीच वो मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि आदिवासियों को लेकर बीजेपी का भी गंभीर नहीं रही है। तो ये तमाम मुद्दे जो एक विपक्ष के नाते उनको उठाना चाहिए था उस मंच से उन्होंने उठाए। लेकिन आदिवासियों के बीच में एक बार फिर उन्होंने 2 बड़े बिजनेसमैन का नाम लिया और सीधे तौर पर यह कहा कि पूरा जो घोटाला या फर्जीवाड़ा हो रहा है वो केवल उन 2 के कहने पर हो रहा है, और इसके साथ साथ जो जमीन का फर्जीवाड़ा हो रहा है, बड़ा आरोप उन्होंने ये लगाया कि आदिवासियों की जमीन लेकर बड़े बिजनेसमैनों को सरकार दे रही है। ये तमाम वो मुद्दे थे जो बिल्कुल दुर्गेश, अगर उस पोस्टर की बात कर ली जाए तो वो चर्चा का विषय बनेगा ही, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की गंभीरता पर भी सवाल खड़े करेगा। देश की सबसे पुरानी पार्टी, जिस पार्टी ने कई दशकों तक देश पर राज किया, देश को चलाया, अगर उस पार्टी के जब बड़े नेता वहां पर पहुंचते हैं और ऐसी जो गलतियां हो जाती हैं, कहीं ना कहीं गंभीरता पर सवाल उठेंगे ही, जैसा कि सीएम मोहन यादव कहते हुए नजर आए थे। निश्चित तौर पर गंभीरता पर सवाल उठता है, और इस बात पर भी उठता है कि किनके हाथों ये गलती हुई है, किसकी वजह से ये गलती हुई है, क्योंकि ये छोटी मोटी गलती नहीं है। देखिए, बहुत बड़ी गलती है। आपका राष्ट्रीय नेता आपके बीच आ रहा है, राहुल गांधी जैसा एक बड़ा शख्सियत जो है कांग्रेस नेता की, वो आपके बीच आ रहे हैं और आपके लिए आ रहे हैं, और ऐसे में उनके मंच से जिसके खिलाफ वो वोट की अपील कर रहे हैं, उन्हीं की फोटो अगर उनके मंच के पीछे या उनके बैनर पर लग जाए तो ये बहुत बड़ी लापरवाही भी है, गंभीरता है। हालांकि इसे जो लोग हैं, वहाँ के स्थानीय लोग हैं या कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वो इसे मानवीय भूल बता रहे हैं, लेकिन ये मानवीय भूल नहीं हो सकती। देखिए, स्वाभाविक बात है कि इतना बड़ा मंच जब तैयार हो रहा है तो हर एक छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखा जाता है, सुरक्षा को लेकर ख्याल रखा जाता है, तमाम फोटो बैनर की साइज पर ख्याल रखा जाता है। और ऐसे में तमाम कांग्रेस नेताओं के बीच में बीजेपी प्रत्याशी केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो लग जाना एक बड़ी लापरवाही भी नहीं है, ये छोटी सी छोटी चीज पर जरूर ध्यान देना चाहिए। छोटी सी छोटी चीज का ख्याल रखा जाता है दुर्गेश, ये तो बड़ी गलती है। गंभीरता पर सवाल उठना लाजमी है। दुर्गेश, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। देश के जाने माने राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर कभी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के करीबी थे, लेकिन आज उन्होंने राहुल गांधी पर ही निशाना साध दिया, राहुल गांधी पर बात कर दी। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी को नसीहत दी उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में मनमाफिक नतीजे नहीं मिलते, मतलब कांग्रेस के अनुकूल, तो राहुल गांधी को अपने कदम पीछे खींच लेने चाहिए। जस्ट बिकॉज ऑफ द सरनेम,
तो किसी जमाने में शायद पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में वो आपके लिए एडवांटेज था कि आप राजा के लड़के हैं या किसी बड़े बाप के लड़के हैं या यू आर कैरिंग ए सिग्निफिकेंट सरनेम। इन टुडेज टाइम इट्स अ लाइबिलिटी, क्योंकि जो सामान्य जनता है उसको लगता है कि भाई हमें तो चपरासी बनने के लिए, टीचर बनने के लिए, हमें साधारण नौकरी पाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, और आप आए, आप किसी के लड़के हैं इसलिए आप नेता बन गए। आप देखते हैं भाई ये आए और राहुल गांधी को कांग्रेस ने नेता मान लिया, कांग्रेस ने नेता मान लिया, कांग्रेसियों ने नेता मान लिया, देश ने नेता नहीं माना। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में इस बार दो दिग्गज नेताओं की अग्नि परीक्षा है, एक कमलनाथ तो दूसरी दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय सिंह खुद चुनावी मैदान में हैं, जो बार बार लोगों के बीच अपनी उम्र की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी उन पर आरोप लगाने से पीछे नहीं हट रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार किया। पदयात्रा में दिग्गी ने दी उम्र की दुहाई, सियासी लड़ाई जवानी बुढ़ापे पर आई। लोकसभा चुनाव की लड़ाई अब उम्र पर आती दिखाई दे रही है। एक तरफ 77 साल के दिग्विजय सिंह खुद राजगढ़ से चुनावी मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ 78 साल के कमलनाथ अपने बेटे के लिए चुनावी रण में पसीना बहा रहे हैं। बीजेपी लगातार उम्र को लेकर इन दोनों नेताओं पर निशाना साधती रहती है, लेकिन दिग्विजय सिंह हैं जो खुद को उम्र दराज मान ही नहीं रहे हैं। राजगढ़ में पैदल ही वादा निभाओ पदयात्रा कर बीजेपी को जवाब दे रहे हैं। साथ ही बीजेपी नेताओं को खुली चुनौती भी दे रहे हैं कि 77 साल की उम्र में इसी तरह पैदल यात्रा करके दिखाएं। भाजपा के एक नेता ने मेरे बारे में कहा कि कांग्रेस को कोई नौजवान उम्मीदवार राजगढ़ से नहीं मिला। मैंने कहा देखो, इस तपती धूप में तुम्हारा भाजपा का कोई युवा नेता मेरे साथ भेज दो, कितनी दूर करके बता। वादा निभाओ पैदल यात्रा राजगढ़ की 8 विधानसभा सीटों को कवर कर रही है। प्लान के मुताबिक दिन में पद यात्रा होती है और रात में उसी क्षेत्र में आराम। लेकिन बीजेपी ने इसी रात्रि विश्राम के दौरान हुए एक आयोजन का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और लिखा, ये है कांग्रेस और दिग्विजय सिंह की महिलाओं के प्रति वादा निभाओ यात्रा। ये कांग्रेस की महिलाओं के प्रति दुर्भावना को दर्शाता है, जो बेहद शर्मनाक है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तो उन पर राजगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार करने का भी आरोप लगाया है। ये आप कहां से कहां राजगढ़ को पहुंचा सकते थे, लेकिन राजगढ़ के साथ जो व्यवहार हुआ था बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। राजगढ़ का नुकसान, लोग नेता तो बन गए राजगढ़ से, सांसद तो बन गए थे पहले, लेकिन पहले बनने के बाद कांग्रेस के लोगों ने सदैव राजगढ़ को कुचलने का प्रयास किया, दबाने का प्रयास किया, डराने का प्रयास किया। ये सारा पाप, सौतेला व्यवहार, सही शब्द बोला किसी ने। बीजेपी आरोप लगा रही है, हमले कर रही है, लेकिन दिग्विजय सिंह अपने अंदाज में चलते जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह का कहना है कि उन्हें आरोपों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। विश्वास सारंग ने जो ट्वीट किया है उसको यहाँ बुंदेलखंडी परंपराओं की जानकारी नहीं है, जो कि पुरुष महिलाओं के कपड़े पहन के डांस करते हैं। तो इस तरह की वो था, थोड़ा वहाँ पे मीटिंग थी हमारी, तो उसके पहले कुछ इस तरह का डांस वांस हुआ, म्यूजिकल भजन भी हुए, नाच गाना भी हुआ, तो इस तरह एक मनोरंजन का कार्यक्रम था। इसमें कोई अश्लीलता नहीं, वो ठीक मुद्दा बनाया करें, मुझे फर्क नहीं। दिग्विजय सिंह की 3 पीढ़ियां उनकी इस यात्रा में साथ दे रही हैं। बेटे जयवर्धन सिंह और पोते सहस्त्रजय सिंह भी गांव-गांव जाकर दिग्विजय सिंह के लिए वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। पदयात्रा में कभी ईवीएम से चुनाव तो कभी उम्र का तगाजा देकर जनता को लुभाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वहीं सियासत भी जारी है। अब देखना होगा कि उम्र तक आई इस सियासी लड़ाई की उम्र कितनी लंबी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। लोकसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसकी ताजी मिसाल देखने को मिली बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर, जहां बीजेपी के 1 लाख नए सदस्यों को जोड़ने के टारगेट के इतर बीजेपी ने इसमें 3 गुना ज्यादा इजाफा किया।
वहीं पन्ना के दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बीजेपी के प्रति इसे लोगों का प्यार बताया है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का दावा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें टास्क दिया था कि हर बूथ पर 370 नए मत, जो पिछले किसी भी चुनाव में मत मिले उन सर्वाधिक मतों में जोड़ करके ये प्रयास हमें पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर करना है। भारतीय जनता पार्टी ने न्यू ज्वाइनिंग का अभियान लिया था। इस अभियान के निमित्त बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की है। 6 अप्रैल स्थापना दिवस को इतने व्यापक पैमाने पर जमीन पर उतारा कि 64,523 बूथों में से ऑन रिकॉर्ड बूथों पर 2,82,242 नए लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। अपने बेटे के लिए चुनावी मैदान में पसीना बहा रहे मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ बार बार 44 साल के साथ का जिक्र कर रहे हैं। अमरवाड़ा के पोनार में हुई जनसभा में कहा कि आदिवासी अंचल में उन्होंने विकास की कोई कमी नहीं छोड़ी, आगे और भी विकास करना है। कमलनाथ ने लोगों से नकुलनाथ के लिए प्यार जुटाने की बात कही। मेरे लिए छिंदवाड़ा एक निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, मेरे लिए छिंदवाड़ा मेरी जिंदगी है। मैं मुख्यमंत्री था, मैंने छिंदवाड़ा जिले के पहली किश्त में 80,000 किसानों का कर्जा माफ किया पहली किश्त में। मुझे याद है जब मैं भोपाल में किसी को कहता था कि मैं छिंदवाड़ा जिले से हूँ, कहते थे कौन सा छिंदवाड़ा जिला, कहाँ है ये छिंदवाड़ा जिला, पूछते थे मेरे से। राजगढ़ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सभा से पहले पूर्व राज्य मंत्री बद्रीलाल यादव भाषण दे रहे थे, लेकिन वो भाषण के बीच थोड़ा ज्यादा ही उत्तेजित हो गए, उत्साहित हो गए और कांग्रेस पार्टी सहित राहुल गांधी पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का ऐसा नेता है जो मंच से आंख मारते हैं। चुनाव ये लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा को मजाक बना दिया, मजाक। बताओ आप, लोकसभा में हमारी सम्मानी महिलाएं बैठी हुआ, राहुल गांधी आंख मारते हैं, आंख मारते हैं। राहुल गांधी मोदी जी से मजाक करते हैं, मोदी जी से गले मिलते हैं। क्या हो गया ये? लोकसभा को मजाक बना दिया, सुप्रीम कोर्ट को मजाक बना दिया, भगवान के मंदिर को मजाक बना दिया। क्या हो रहा है ये? इसका जवाब देना है। क्या लोकसभा में ऐसे आदमी जीत को भेजना चाहिए? ये लोकसभा में माननीय राष्ट्रपति जी का अपमान करते हो, माननीय उपराष्ट्रपति का अपमान करते हो, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पत्नी कहते हैं। ऐसे लोगों को क्या राज्यसभा में भेजोगे? तो मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि इनके कारनामे देख लीजिए, इतने खराब कारनामे हैं। यदि इस प्रकार के लोगों का लोकसभा में भेजोगे तो आपके कानून कैसे बनेंगे, आपको आजादी कैसे मिलेगी? इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसे आदमी को लोकसभा में नहीं भेजना चाहिए। नर्मदापुरम से कांग्रेस प्रत्याशी संजय शर्मा ने नरसिंहपुर में कांग्रेस कार्यालय की शुरुआत की और इस दौरान संजय शर्मा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले 10 सालों का हिसाब दे फिर बात करे। संजय शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सारी घोषणाएं धरी की धरी रह गईं। कांग्रेस अपने आप में, हम अपनी बात लेके जाएंगे, मोदी जी के लोग मोदी जी की बात लेके जाएंगे, जनता को जिसका अच्छा लगेगा घोषणापत्र हम जो रखेंगे। हम किसानों, लोग बेरोजगार नौजवानों के लिए काम करेंगे। उन्होंने 10 साल में क्या किया है बताएंगे। मध्य प्रदेश की हालत ये है कि किसानों से वादा किया था कि हम 2700 का गेहूँ खरीदेंगे, 3100 धान लेंगे, 450 का सिलेंडर देंगे।
लाडली बहनों को हर महीने 1250 से 250 बढ़ा के 6 महीने में 3000 करना था। सारी योजनाएं फेल हुई, आज तक किसी पर अमल नहीं किया। कांग्रेस ने मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट से पूर्व विधायक नीतू सिंह सिकरवार को टिकट दिए जाने से पार्टी के अंदर कलह मच गई है, जो अब खुलकर सड़क तक आ गई है। पूर्व मंत्री रामनिवास रावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है। जो प्रत्याशी आए हैं उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, वो खुद ही चुनाव जीत जाएंगे। इसलिए मैं चंबल की जिम्मेदारी को छोड़कर जीतू पटवारी जी से बात करके कहीं और काम करूंगा। शायद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं है। जो प्रत्याशी आए हैं वो जीतने वाले प्रत्याशी हैं, बिना किसी के सहयोग के जीतेंगे। मैं विधायक हूं और जिम्मेवारी नहीं, मेरी कर्तव्य है कांग्रेस के लिए काम करना, कांग्रेस को जिताना। पर मैं चंबल की जिम्मेवारियों को वापस लेकर मैं कहीं दूसरी जगह जाने के लिए मैंने जीतू पटवारी जी से कहा है, मुझे कहीं और लगा दो। अब यहाँ तो जीतने वाले प्रत्याशी हैं ही, यहाँ कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है, दूसरी जगह कार्यकर्ता। और अब बात लोकसभा चुनाव में नेताओं के अनोखे प्रचार की कर लेते हैं। रायपुर में कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय लग्जरी गाड़ी को छोड़कर बैलगाड़ी से प्रचार करने निकल गए। उन्होंने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत आरंग विधानसभा क्षेत्र से की। लोग बैलगाड़ी के आगे ढोल मजीरा बजाते हुए नजर आए और पीछे विकास उपाध्याय बैलगाड़ी में सवार होकर वोट की अपील करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें देखिए। प्रचार के अलग अलग तरीके राजनेता अपनाते हैं जब चुनाव नजदीक आते हैं, ताकि वोटर्स को, जनता को लुभाया जा सके, अपनी तरफ आकर्षित किया जा सके। अनोखा तरीका विकास उपाध्याय का बैलगाड़ी पर सवार होकर निकल गए प्रचार करने के लिए। तो वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी मंगोले बनाते हुए नजर आए हैं। तस्वीरें आई हैं सामने। जीतू पटवारी एक दिन के प्रवास के लिए बालाघाट पहुंचे और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जगह जगह चुनावी सभाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने रोड शो किया, तो वहीं लोगों के साथ में मंगोले भी बनाते हुए नजर आए। चुनाव नजदीक है, प्रचार अभियान चल रहा है। प्रचार अभियान के दौरान राजनेताओं के ऐसे अलग अलग अंदाज आपको नजर आएंगे और ऐसे अलग अंदाज सिर्फ आप देखेंगे विस्तार न्यूज पर। देखिए, कहीं विकास उपाध्याय बैलगाड़ी में सवार होकर निकल जाते हैं, तो कहीं जीतू पटवारी बालाघाट में मंगोले बनाते हुए नजर आते हैं कार्यकर्ताओं के बीच में। और इसी के साथ ही लाउड स्पीकर में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।